अध्याय 17 विजय। चूहान की आभा लगातार बढ़ती रही और अंततः छद्म सच्चे क्षेत्र की साधना स्तर तक पहुंच गई। वास्तविक ऊर्जा के क्षेत्र तक अस्थायी रूप से पहुंचने के लिए औषधियों या गुप्त विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसे छद्म सच्चा क्षेत्र कहा जाता है। चूंकि यह वास्तविक ऊर्जा का क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसे छद्म सच्चा क्षेत्र कहा जाता है। चूहान से निकलने वाली खौफनाक आभा को देखकर चू जियानक्यू का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस बार वे वाकई गंभीर होने वाले हैं। पिछली मुठभेड़ों में उसने कभी भी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। भूश! पलक झपकते ही चू जियानक्यू ने देखा कि चूहान कुछ ही फीट की दूरी पर आकर उसे मुक्का मार देती है। वाह, कितनी तेज! चूहान की साधना का स्तर अस्थायी रूप से बढ़ने के बाद उसकी गति भी दोगुनी से अधिक हो गई। चू जियानक्यू के पास बचने का समय नहीं था और वह केवल एक मुक्के से हमले का सीधा जवाब दे सका। बूम! चू जियानक्यू एक मुक्के से पीछे की ओर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। चूहान पलक झपकते ही उसके सामने फिर से आ गया। बैंग बैंग बैंग! दोनों ने तेजी से एक दूसरे पर वार किए और थोड़े ही समय में एक दूसरे पर दर्जनों मुक्के बरसाए। चू जियानक्यू ने अब और संयम बरतने की हिम्मत नहीं की और चूहान के हमलों का मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस समय चूहान बहुत शक्तिशाली था। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी चूहान पूरी तरह से हार गया। टकराना! एक और मुक्के से चू जियानक्यू हवा में उड़ गया। सदमे से उसके आंतरिक अंग लगभग अपनी जगह से हट गए थे। भाड़ में जाओ! चूहान ने उग्र भाव से फिर आगे बढ़कर हमला किया। धिक्कार है, क्या तुम्हें लगता है कि ताकत बढ़ाने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास ही कुछ है? चू जियानक्यू तुरंत क्रोधित हो गया। उसने अपने वस्त्रों में हाथ डाला, एक ताबीज निकाला और उसे अपने शरीर पर मार डाला। ताबीज सुनहरी रोशनी में परिवर्तित हो गया और चू जियानक्यू के शरीर में प्रवेश कर गया। चूहान के हमले का सामना करते हुए चू जियानक्यू ने अब और बचने की कोशिश नहीं की और उस पर एक मुक्का मार दिया। स्नैप! एक कुरकुरी आवाज। चूहान को एक मुक्के से स्टेज से नीचे फेंक दिया गया और वह जमीन पर जा गिरा। वह कुछ पल के लिए तड़पा और फिर बेहोश हो गया। क्या? इस दृश्य को देखकर महागुरु अचानक उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। गुप्त औषधि से बनी गोली का सेवन करने और स्वयं को जबरदस्ती छद्म सच्चे लोक में पहुंचाने के बाद भी चूहान को चू जियानक्यू ने हरा दिया था। उसने अभी अभी जो ताबीज निकाला वह क्या था? क्या वह शक्ति बढ़ाने वाला ताबीज हो सकता है? पिछले कुछ दिनों से ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि यह निकम्मा व्यक्ति एक ऐसा ताबीज बना सकता है जो किसी की ताकत को दोगुना कर देता है। क्या यह सच हो सकता है? जब गुरुदेव ने सुना कि चू जियानक्यू शक्ति बढ़ाने वाला ऐसा ताबीज बना सकता है जो शक्ति को दोगुना कर देता है, तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वे चू जियानक्यू की पृष्ठभूमि को भली भांति जानते थे। चू जियानक्यू ने कभी ताबीज बनाने की कला का अध्ययन नहीं किया था, तो भला वह ताबीज कैसे बना सकता था? उन्हें आश्चर्य हुआ कि कौन मूर्ख और अज्ञानी लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। हालांकि अब ऐसा प्रतीत होता है कि अफवाह सच थी। चू जियानक्यू की शक्ति वास्तव में पल भर में दोगुनी हो गई। अरे बदमाश! तुमने तो खुद को बहुत अच्छे से छिपा लिया था। बड़े बुजुर्ग का चेहरा बेहद बिगड़ा हुआ था। उन्हें लगा कि चू जियानक्यू गुप्त रूप से ताबीजों की कला सीख रहा था, लेकिन उसने पहले कभी इसका प्रदर्शन नहीं किया था, इसीलिए आज उसने उन्हें अचानक पकड़ लिया। बड़े ने ठंडी सी सांस ली, अपनी आस्तीन झटक दी और प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकल गया। उसने मैदान पर बेहोश पड़े चूहान पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। चू जियानक्यू ने अखाड़े के नीचे बेहोश पड़े चूहान पर एक नजर डाली और थोड़ा डर महसूस किए बिना नहीं रह सका। सौभाग्य से वह केवल एक छद्म सच्चे स्तर का साधक था, असली सच्चे ची स्तर का साधक नहीं। अगर वह सचमुच सच्चा ची स्तर का साधक होता तो चू जियानक्यू को पता नहीं होता कि आज उसका क्या हाल होता। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, शक्ति बढ़ाने वाले ताबीज के साथ भी उसे एक वास्तविक ट्रूची दायरे के विशेषज्ञ के खिलाफ काफी मुश्किल होगी। चू जियानक्यू प्रशिक्षण मैदान में ज्यादा देर नहीं रुके और सीधे अपने आवास लौट गए। चूहान को हराने के बाद उसका मिशन पूरा हो गया था। बाकी का काम तो बड़े बुजुर्ग खुद ही संभाल लेंगे। NB। हालांकि उसने चूहान को हरा दिया था और अस्थायी रूप से अपने जीवन मरण के संकट को हल कर लिया था, फिर भी चू जियानक्यू ने अपनी साधना में जरा भी ढील देने का साहस नहीं किया। चूहान महज एक मामूली बाधा था। चू जियानक्यू ने उसे कभी भी सच्चा प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। असली दुर्जय शत्रु तो लियू तियान्याओ और ओयांग युआन थे। ओयांग युआन ही वह असली घातक तलवार है जो हमारे सिर पर लटकी हुई है, किसी भी क्षण गिरकर घातक प्रहार कर सकती है।
उसके और ओयांग युआन के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहेगा और इस संघर्ष का समय अब दूर नहीं है। 20 दिन बाद तियानशुई शहर में शुआनजियान संप्रदाय की भर्ती प्रतियोगिता में ओयांग युआन के साथ उसका जीवन मरण का युद्ध होगा। शुआनजियान संप्रदाय महान कियान राजवंश के 9 दक्षिणी प्रांतों में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है। यह 10 वर्षों में केवल एक बार शिष्यों की भर्ती करता है। यदि आप यह अवसर चूक जाते हैं तो आपको 10 वर्ष और प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि शुआनजियान संप्रदाय आमतौर पर 20 वर्ष से कम आयु के शिष्यों की भर्ती करता है। वे आमतौर पर 20 वर्ष से अधिक आयु के मार्शल आर्टिस्टों की भर्ती नहीं करते हैं जब तक कि मार्शल आर्टिस्ट असाधारण रूप से प्रतिभाशाली न हो। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर चू जियानक्यू इस अवसर को गवा देता है तो उसके लिए दोबारा शुआनजियान संप्रदाय का शिष्य बनना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर वह 10 साल बाद सौभाग्य से शुआनजियान संप्रदाय में प्रवेश कर भी लेता है तो भी उसके पास और 10 साल इंतजार करने का कोई मौका नहीं होगा। न तो ओयांग युआन और न ही लियू तियान्याओ उसे जीवित रहने देंगे। एक बार जब वे शुआनजियान संप्रदाय के शिष्य बन जाएंगे तो वे बिना किसी संकोच के उस पर हमला करेंगे। तियानशुई शहर के 4 महान परिवार शुआनजियान संप्रदाय जैसे विशालकाय के सामने एक मजाक के समान हैं। वे चींटियों के भी बराबर नहीं हैं। एक बार जब ओयांग युआन और लियू तियान्याओ शुआनजियान संप्रदाय के शिष्य बन जाएंगे तो अगर वे उस पर दोबारा हमला करते हैं तो चू परिवार का एक भी बुजुर्ग उसकी रक्षा करने का साहस नहीं करेगा। इसलिए यह एक बंद गली है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। केवल आगे बढ़ने से ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। केवल शुआनजियान संप्रदाय का सफल शिष्य बनकर ही जीवित रहने की कोई उम्मीद की जा सकती है। मेरे लिए 20 दिन का समय बहुत कम है। ओयांग युआ ट्रूची दायरे के 6ठे स्तर का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है जो मेरी वर्तमान शक्ति के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली है। जीवित रहने का एकमात्र तरीका अपनी ताकत को बढ़ाना है। कैओस हेवनली एम्परर तकनीक में महारत हासिल करने के बाद जब तक उसके पास पर्याप्त बॉडी टैंपरिंग पिल्स होती उसकी शक्ति लगभग असीमित रूप से बढ़ सकती थी। इसलिए इस समय उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी पैसा कमाना। शक्ति बढ़ाने वाले ताबीज की पिछली बिक्री को देखते हुए इस ताबीज की बाजार में मांग अभी भी बहुत अधिक है। हालांकि अब मैं व्यक्तिगत रूप से हर बार इन शक्तिवर्धक ताबीजों की बिक्री नहीं कर सकता। मैं इस व्यवसाय के लिए स्पिरिट टैलिस्मैन पवेलियन के साथ सहयोग करने पर विचार कर सकता हूँ। जैसे जैसे किसी व्यक्ति का साधना स्तर बढ़ता है प्रत्येक अगली उन्नति के लिए भारी मात्रा में बॉडी टैंपरिंग पिल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ दर्जन या कुछ 100 स्पिरिट स्टोन बचाना बहुत मायने नहीं रखता। दूसरे, इन शक्तिवर्धक ताबीजों को बेचने वाले ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक है और मेरे पास इन्हें बेचने में उतना समय नहीं है। हालांकि लिंगफू पवेलियन के साथ सहयोग करने का मतलब कुछ मुनाफे को छोड़ना है, लेकिन इससे मेरा बहुत समय बचता है। मुझे लिंगफू पवेलियन के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करने की अनुमति मिलती है और लिंगफू पवेलियन के साथ मेरे संबंध बेहतर होते हैं। निर्णय लेने के बाद चू जियानक्यू ने जरा भी संकोच नहीं किया। शक्ति बढ़ाने वाले ताबीजों का एक समूह तैयार करने के बाद वह तुरंत स्पिरिट टैलिस्मान पवेलियन के लिए रवाना हो गया। चू जियानक्यू के आने की खबर सुनते ही लियांग ज्यूशान तुरंत उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने बाहर गए। युवा मास्टर चू यहाँ हैं। स्वागत है। लियांग ज्यूशान अपने सख्त और गंभीर चेहरे के साथ चू जियानक्यू को देखते ही हमेशा अविश्वसनीय उत्साह दिखाते थे। क्योंकि चू जियानक्यू द्वारा उच्च श्रेणी के ताबीज के मूल भाग के निर्माण ने तियानशुई काउंटी में ताबीज उद्योग को बहुत सम्मान दिलाया है और चू जियानक्यू द्वारा कई ताबीजों की बिक्री ने स्पिरिट टैलिस्मान पवेलियन की लोकप्रियता को भी काफी बढ़ा दिया है, जिससे पिछले कुछ दिनों में स्पिरिट टैलिस्मान पवेलियन का व्यवसाय असाधारण रूप से अच्छा रहा है। एल्डर लियांग, क्या पवेलियन मास्टर यांग यहाँ हैं? यह लियांग ज्यूशान थोड़ा परेशान था। सामान्य परिस्थितियों में वह चू जियानक्यू को बिना सूचना दिए सीधे यांग झेनहाई से मिलवाने ले जाता, लेकिन अब यांग झेनहाई के यहाँ अतिथि आ रहे थे और वह विशिष्ट अतिथि इतना महत्वपूर्ण था कि वह कोई भी गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। युवा स्वामी चू, मंडप स्वामी यांग आपकी उपस्थिति चाहते हैं। इसी क्षण एक सेवक अचानक आगे बढ़ा और चू जियानक्यू को प्रणाम किया। अध्याय 18 सहयोग। चू जियानक्यू व्यवस्थापक के पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर स्थित एक निजी कमरे में चली गई। यांग झेनहाई के अलावा निजी कमरे में नीले रंग का वस्त्र पहने एक बेहद खूबसूरत युवती और 50 या 60 वर्ष की आयु का एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मौजूद था। यह देखकर चू जियानक्यू अचंभित रह गया। यांग संप्रदाय के स्वामी के यहाँ मेहमान आए हैं तो मैं कल उनसे विस्तार से बात करूंगा, यह कहकर वह जाने के लिए मुड़ गया। जल्दी मत कीजिए।
संयोगवश मिस शिया भी आपसे मिलना चाहती हैं। यांग झेनहाई खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, आइए मैं आपका परिचय करा देता हूँ। ये हैं मिस शिया युहुआंग, वानवू ट्रेडिंग कंपनी के चेयरमैन शिया की बेटी, और ये हैं एल्डर झो हुआन, वानवू ट्रेडिंग कंपनी के एक सहायक। चू जियानक्यू हैरान रह गया। वानवू व्यापारी संघ के अध्यक्ष की बेटी ऐसी शख्सियत तियानशुई काउंटी जैसे दूरदराज के इलाके में कैसे आ सकती है? वानवू ट्रेडिंग कंपनी महान कियान राजवंश की एक विशालकाय कंपनी है, और यहाँ तक कि महान कियान शाही परिवार भी इससे सावधान रहता है। वानवू ट्रेडिंग कंपनी के अध्यक्ष जिया वानवू असीम शक्ति वाले एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। शिया युहुआंग ने बिना ज्यादा उत्साह दिखाए चू जियानक्यू को बस हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। युवा मास्टर चू, आप इस बूढ़े आदमी से मिलने क्यों आए हैं? यांग झेनहाई ने कुछ जिज्ञासा से पूछा। उनकी पहली मुलाकात के बाद से इस युवक ने कभी भी उनसे मिलने की पहल नहीं की थी। वह सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है। चू जियानक्यू ने जिया युहुआंग और दूसरे व्यक्ति पर नजर डाली। श्री चू, मिस शिया कोई बाहरी नहीं है, आप बेझिझक ऐसा कह सकते हैं, यांग झेनहाई ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। चू जियानक्यू ने अपने आने का उद्देश्य संक्षेप में बताया। यांग झेनहाई के जवाब देने से पहले ही जिया युहुआंग ने अचानक कहा, हम वानवू ट्रेडिंग कंपनी आपके सभी ताबीज ले लेंगे। चू जियानक्यू अचंभित रह गई और उसने यांग झेनहाई की ओर देखा। यांग झेनहाई हंसते हुए बोला, चूंकि मिस शिया आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं, तो मैं आपका कारोबार नहीं छीनूंगा। हालांकि यह कहने के बावजूद उसे थोड़ा दुख हुआ। उसने स्वयं देखा था कि चू जियानक्यू का ताबीजों का कारोबार कितना फल फूल रहा था। अगर वह चू जियानक्यू के साथ सहयोग करता तो स्पिरिट टैलिस्मैन पवेलियन को काफी आमदनी हो सकती थी। हालांकि यांग झेनहाई इतनी मामूली बात पर जिया युहुआंग को नाराज नहीं करना चाहता था। हालांकि लिंगफू पैवेलियन वानवू व्यापारी संघ से संबद्ध नहीं था, लेकिन दाकियान राजवंश के भीतर वानवू व्यापारी संघ को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसके अलावा इस मामले को जिया युहुआंग को सौंपने से कम कुछ सद्भावना तो उत्पन्न होगी। शिया युहुआंग चू जियानक्यू का सम्मान करता था, लेकिन चू जियानक्यू की ताबीज बनाने की वर्तमान क्षमता के कारण नहीं। महान कियान राजधानी में उच्च श्रेणी के ताबीज बनाने में सक्षम ताबीज मास्टर दुर्लभ नहीं थे, बल्कि उनकी संख्या काफी अधिक थी। चू जियानक्यू की ताबीज बनाने की क्षमता चाहे कितनी भी उच्च क्यों न हो, वह फिर भी केवल प्रथम श्रेणी का ताबीज मास्टर था। शिया युहुआंग चू जियानक्यू की प्रतिभा को बहुत महत्व देते थे। तियानशुई काउंटी जैसे छोटे से स्थान में उनका ताबीज बनाने की कला में इतना उच्च स्तर हासिल करना उनकी भविष्य की विकास क्षमता को असीमित दर्शाता था। यांग झेनहाई का रुख देखकर चू जियानक्यू को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसके साथ सहयोग करता है, जब तक कि वह पैसा कमा सकता है। शिया युहुआंग ने अपना हाथ पलटा और उसके हाथ में एक सुनहरा कार्ड प्रकट हो गया। जब झो हुआन ने सुनहरा कार्ड देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। मालकिन, यह वानवू ट्रेडिंग कंपनी का बेहद प्रतिष्ठित स्वर्ण स्तरीय वीआईपी कार्ड है। राजधानी के कुछ रईस बच्चों के लिए भी इसे पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मालकिन इस देहाती को इतना उच्च स्तरीय वीआईपी कार्ड देंगी। शिया युहुआंग ने हाथ हिलाकर झो हुआन के बोलने के प्रयास को रोक दिया और सोने का कार्ड चू जियानक्यू की ओर फेंकते हुए कहा, यह हमारी वानवू ट्रेडिंग कंपनी का वीआईपी कार्ड है। इसमें 10,000 प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। हम भविष्य में ताबीज बेचकर प्राप्त धन भी इसमें जमा करेंगे। चू जियानक्यू ने इससे पहले कभी वानवू ट्रेडिंग कंपनी का वीआईपी कार्ड नहीं देखा था और उसे इस स्वर्ण स्तरीय वीआईपी कार्ड की कीमत का अंदाजा भी नहीं था। हालांकि जब उसने सुना कि इसमें 10,000 प्रथम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं, तो वह लालच से भर आया। अरे बाप रे, 10,000 बेहतरीन स्पिरिट स्टोन! उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह वानवू ट्रेडिंग कंपनी की बेटी थी, वह इतनी उदार थी। चू जियानक्यू ने शक्ति बढ़ाने वाले ताबीजों से भरा एक बड़ा थैला जिया युहुआंग को सौंपते हुए पूछा, अब से ये परिष्कृत ताबीज किसे मिलेंगे? इसे सु यानशियांग को सौंप दो। सु यानशियांग वानवू ट्रेडिंग कंपनी की तियानशुई काउंटी शाखा की शाखा प्रबंधक हैं। चू जियानक्यू ने सिर हिलाया, बिना देर किए विदा ली और चला गया। शिया युहुआंग ने बड़े थैले से शक्ति बढ़ाने वाले ताबीजों में से एक निकाला, कुछ देर तक उसकी जांच की, फिर अचानक मुस्कुराते हुए उसे यांग झेनहाई को सौंप दिया और कहा, आप क्या सोचते हैं मंडप के स्वामी यांग? यांग झेनहाई चौंक गया। इसका क्या मतलब था? उसने ताबीज उठाया और कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हंसे बिना नहीं रह सका। शाबाश, तुमने इसे वाकई अच्छी तरह छिपाया है।
इस ताबीज के निर्माण में जानबूझकर शक्ति को दबाने के संकेत मिलते हैं। ताबीज बनाने वाले ने स्पष्ट रूप से इसकी शक्ति को दबा दिया था। हालांकि चू जियानक्यू की छिपाने की विधि सूक्ष्म थी, लेकिन वह हाल ही में ताबीज संरचनाओं के संपर्क में आया था और इसके कुछ निशान अभी भी बाकी थे। यांग झेनहाई ताबीज कला में पारंगत थे और सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर वे उन निशानों को खोज निकालने में सक्षम थे। हालांकि जिया युहुआंग द्वारा भी इन सूक्ष्म निशानों को खोज निकालने की क्षमता यह दर्शाती है कि जिया युहुआंग भी ताबीज कला में अत्यंत निपुण थे। शिया युहुआंग ने यांग झेनहाई की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय भाव थे। अरे बूढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बच्चे के बारे में बात करने की? क्या तुम भी उसी तरह के इंसान नहीं हो? यांग झेनहाई तियानशुई काउंटी में केवल द्वितीय श्रेणी का ताबीज विशेषज्ञ था और उसके द्वारा निर्मित ताबीज ज्यादा से ज्यादा मध्य श्रेणी के ताबीज के मूल स्तर तक ही पहुंच सकते थे। हालांकि जिया युहुआंग जानती थी कि यांग झेनहाई का स्तर इससे कहीं अधिक था। अपने गुरु द्वारा भी सम्मानित ताबीज विशेषज्ञ का स्तर इतना कम कैसे हो सकता है? आपको यह जानना चाहिए कि आपके गुरु लिंग दोंगसोंग महान कियान राजवंश के एक विख्यात ताबीज विद्या के उस्ताद हैं। ताबीज विद्या में उनकी महारत पूरे महान कियान राजवंश में शीर्ष 3 में से एक है। ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्मानित व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। तियानशुई काउंटी आने का उनका एक बड़ा कारण यांग झेनहाई से मिलना था। अब उनकी मुलाकात चू जियानक्यू से भी हुई है, जो अपार क्षमता वाले एक ताबीज विशेषज्ञ हैं। तियानशुई काउंटी की यह यात्रा वाकई सार्थक रही है। शिया युहुआंग की अस्पष्ट मुस्कान को देखकर यांग झेनहाई मन ही मन सोचने लगा, उस बूढ़े कमीने लिंग दोंगसोंग ने वाकई एक अच्छी शिष्या को प्रशिक्षित किया है, लेकिन उसका व्यक्तित्व उस बूढ़े आदमी से बहुत मिलता जुलता है। चू जियानक्यू ने गोल्डन वीआईपी कार्ड का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में ताबीज बनाने की सामग्री और ची ऊर्जा एकत्र करने वाली गोलियां खरीदी। ची गैदरिंग पिल की शक्ति साधारण बॉडी रिफाइनमेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में काफी अधिक है। साधारण बॉडी रिफाइनमेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के लिए ची गैदरिंग पिल की प्रचंड शक्ति को सहन करना मुश्किल होगा। हालांकि चू जियानक्यू के पास कैओस हेवनली एम्परर टेक्निक और इसके कारण जागृत हुई कैओस सुप्रीम ब्लड लाइन है। बॉडी रिफाइनमेंट के 7वें स्तर की अपनी वर्तमान साधना के साथ उसे अपने शरीर के इस शक्ति को सहन न कर पाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा संचयन गोली की शक्ति शरीर को मजबूत करने वाली गोली की तुलना में 30 से 40 गुना अधिक होती है, लेकिन इसकी कीमत शरीर को मजबूत करने वाली गोली की कीमत से लगभग 50 गुना अधिक होती है। पहले चू जियानक्यू इतनी कीमत खर्च करने को तैयार नहीं होता, लेकिन अब उसके पास 10,000 स्पिरिट स्टोन हैं। हालांकि यह अग्रिम भुगतान था, फिर भी उसे धनी माना जा सकता है। इसके अलावा वीआईपी कार्ड होने के कारण वानवो ट्रेडिंग कंपनी ने उसे 20% की छूट दी। चू जियानक्यू ने हाथ हिलाकर 200 ची गैदरिंग पिल्स खरीद ली। 200 ची गैदरिंग पिल्स उसके लिए बॉडी रिफाइनमेंट के 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होंगी। अध्याय 19 सच्ची ची का बाह्य उत्सर्जन। चू जियानक्यू ने ची गैदरिंग पिल को निगल लिया और इसकी अपार औषधीय शक्ति को कैओस हेवनली एम्परर टेक्निक द्वारा तुरंत ही प्रचंड वास्तविक ची में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे उसके शरीर के भीतर की नसों पर लगातार प्रभाव पड़ता रहा। क्योंकि चू जियानक्यू के शरीर की नसें कैओस सुप्रीम टावर से निकलने वाले सुनहरे प्रकाश से संशोधित हो गई थीं, इसलिए उसकी नसें साधारण मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक लचीली थीं, लेकिन इससे उन्हें खोलना भी बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके लिए भारी मात्रा में वास्तविक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। हालांकि एक बार जब नाड़ी खुल गई, तो चू जियानक्यू की नाड़ी एक उफनती नदी की तरह चौड़ी हो गई और वास्तविक ची का प्रवाह अत्यंत सुगम हो गया। एक बार जब किसी मार्शल आर्टिस्ट की नाड़ियां खुल जाती हैं, तो वे अधिकतर एक शांत धारा की तरह बहती हैं, यहाँ तक कि असाधारण प्रतिभा वाले भी केवल एक कलकल बहती हुई छोटी नदी की तरह तीव्र प्रवाह का अनुभव करते हैं। शरीर की नसों की चौड़ाई से वास्तविक ऊर्जा के उत्सर्जन की गति निर्धारित होती है। संकीर्ण नसों वाले लोग कम समय में धीरे धीरे वास्तविक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध में उनकी शक्ति कम हो जाती है। वहीं चौड़ी नसों वाले लोग एक ही क्षण में बड़ी मात्रा में वास्तविक ऊर्जा उत्सर्जित कर सकते हैं, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमला होता है। शरीर परिष्करण क्षेत्र में इसे पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं किया गया है, क्योंकि शरीर परिष्करण क्षेत्र में वास्तविक ची केवल शरीर के भीतर ही प्रवाहित होती है, ताकि शरीर को संतुलित किया जा सके। हालांकि एक बार जब आप ट्रू ची रीन तक पहुंच जाते हैं, तो इससे आपकी युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। आखिरकार ट्रू ची रीन के मार्शल आर्टिस्ट के भीतर मौजूद ट्रू ची उसके शरीर की सीमाओं को तोड़कर बाहर की ओर मुक्त हो सकती है और एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आक्रमण का रूप ले सकती है।
इसलिए यद्यपि देह शोधन स्तर निम्न स्तर का है, फिर भी यह मार्शल आर्टिस्ट के साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देह शोधन स्तर में रखी गई नींव की मजबूती ही मार्शल आर्टिस्ट की भविष्य की उपलब्धियों का स्तर निर्धारित करेगी। एक दिन और एक रात बीत गई और 200 ची एकत्र करने वाली गोलियां पूरी तरह से खत्म हो गईं। चू जियांग्क्यू ने अपने शरीर की 12 मुख्य नसों को भी खोल दिया था और शरीर परिष्करण के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। यदि कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट होता तो वह इस स्तर पर सीधे ट्रूची रीम में प्रवेश करने का प्रयास करता, क्योंकि शेष 8 असाधारण मेरिडियन को खोलना अत्यंत कठिन है। जब तक कोई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली न हो, इन 8 मेरिडियन को खोलने का प्रयास करना मात्र एक कोरी कल्पना है। अपंग होने से पहले चू जियांग्क्यू केवल 4 असाधारण नसों को ही खोल पाया था। अथक साधना के बावजूद वह शेष 4 नसों को खोलने में कोई प्रगति नहीं कर सका। चू जियांग्क्यू ने अनगिनत तरीके आजमाए, लेकिन वह किसी भी असाधारण नाड़ी को खोलने में असमर्थ रहा। उसे लगा कि उसकी प्रतिभा के साथ वह यहीं रुक सकता है, इसलिए उसके पास सच्चेची क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। फिर भी चू जियांग्क्यू पूरे तियानशुई काउंटी में अपने ही स्तर के लोगों के बीच पहले से ही अजेय था। अब जबकि उसे नए सिरे से शुरुआत करनी है और उसके पास अराजकता के स्वर्गीय सम्राट की सर्वोच्च तकनीक के साथ साथ अराजकता के सर्वोच्च रक्त वंश की प्राचीन रक्तरेखा भी है, चू जियांग्क्यू स्वाभाविक रूप से 8 असाधारण नसों को खोलने और शरीर शोधन के पौराणिक अंतिम क्षेत्र में प्रवेश करने में आसानी से हार नहीं मानेगा। एक बार जब 8 असाधारण नाड़ियां पूरी तरह से खुल जाती हैं और शरीर का परिष्करण अपने चरम पर पहुंच जाता है, तो व्यक्ति पौराणिक सर्वोच्च मार्शल शरीर का विकास कर सकता है। हालांकि 8 असाधारण मेरिडियन को खोलने के लिए आवश्यक संसाधन 12 मुख्य मेरिडियन को खोलने के लिए आवश्यक संसाधनों से कम नहीं हैं, और यहाँ तक कि खेती के लिए आवश्यक कुल संसाधनों से कहीं अधिक भी हो सकते हैं। इसलिए इस समय हमें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। अपनी नसों में उमड़ती हुई सच्ची ऊर्जा को महसूस करते हुए चू जियांग्क्यू ने खुद को रोक नहीं पाया और उसने मुट्ठी भींचकर अपने सामने हवा में मुक्का मारा। बूम! एक जोरदार आवाज। चू जियांग्क्यू के मुक्के के साथ ही सच्ची ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह फूट पड़ा, जिससे उसके सामने की हवा चीरती हुई जमीन पर जा टकराई और 10 फीट से भी अधिक चौड़ा एक गड्ढा बन गया। कंकड़ और मिट्टी तीर की तरह चारों दिशाओं में बरसने लगे। चू जियांग्क्यू अपने सामने के दृश्य को अविश्वास से देखता रहा। उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। वह अपनी वास्तविक ऊर्जा को मुक्त कर सकता था। उसने वास्तव में शरीर परिष्करण क्षेत्र में रहते हुए ही अपनी वास्तविक ऊर्जा को मुक्त कर लिया था। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट को अपनी वास्तविक ऊर्जा को प्रदर्शित करने के लिए उसे वास्तविक ऊर्जा के क्षेत्र तक पहुंचना होगा। सच्चेची के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सभी मेरिडियन में मौजूद सच्चेची को डैंटियन निचले पेट में वापस आना चाहिए। डैंटियन को केंद्र मानकर सभी खुले मेरिडियन को एक पल में जोड़ना होगा, जिससे शरीर के भीतर एक चक्र बनेगा। सच्चा ची शरीर की बाधाओं से मुक्त होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार सच्चे ची की मुक्ति होती है। हालांकि एक बार जब सभी खुली हुई नसें एक चक्र बना लेती हैं, तो नई नसों को खोलना असंभव हो जाता है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में वास्तविक ऊर्जा केवल खुली हुई नसों के भीतर ही प्रवाहित होती है और दांतियान में मौजूद वास्तविक ऊर्जा अब बंद नसों तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए नसों को खोलना शरीर शोधन क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए। चू जियांग्क्यू का अनुमान था कि उनके शरीर में संचित वास्तविक ऊर्जा अत्यधिक प्रचुर मात्रा में थी। उनके 10 मील व्यास वाले डेंटियन में समाहित वास्तविक ऊर्जा अत्यंत प्रचंड थी। इसके अलावा उनके द्वारा खोली गई नाड़ियां भी बहुत चौड़ी थीं। भले ही इससे उनके शरीर में रक्त संचार न होता, फिर भी इससे गुजरने वाली वास्तविक ऊर्जा शरीर के अवरोधों को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। यही कारण था कि वास्तविक ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित हुई। चू जियांग्क्यू ने अपने मुक्के से बने गहरे गड्ढे को देखा और अनुमान लगाया कि अपंग होने से पहले उसकी ताकत अब लगभग अपने चरम पर वापस आ गई थी। इस समय मुझे नई युद्ध तकनीकें सीखने का तरीका ढूंढना होगा। माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट मेरी वर्तमान ताकत के लिए बहुत ही निम्न स्तर की तकनीक है और मेरी पूरी युद्ध शक्ति को उजागर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि चू परिवार में सर्वोच्च श्रेणी के पीले रंग के युद्ध कौशल को केवल सच्चेची क्षेत्र के लोग ही विकसित कर सकते हैं और एकमात्र निम्न श्रेणी के गहन स्तर के युद्ध कौशल को विकसित करने के लिए कम से कम 10 बुजुर्गों में से एक के स्तर की आवश्यकता होती है। चू परिवार के युवा मुखिया के रूप में चू जियांग्क्यू का दर्जा 10 वरिष्ठों से कम नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी तक वास्तविक ची क्षेत्र प्राप्त नहीं किया है और जाहिर है कि वे वरिष्ठ लोग उन्हें नियमों और परंपराओं को तोड़ने की अनुमति नहीं देंगे।
हालांकि चू जियानक्यू के ट्रूची दायरे में पहुंचने के बाद लियू तियान्याओ से सामना होने से पहले उन्हें उस शीर्ष श्रेणी के येलो रैंक युद्ध कौशल को विकसित करने का समय नहीं मिला था। हर महीने अपनी जीवन शक्ति का एक एक बूंद खून बहाते हुए अपने साधना स्तर को बिना गिरे बनाए रखना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। नई युद्ध तकनीकों को सीखने के लिए उसे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? चू परिवार की सर्वोच्च श्रेणी की पीली रैंक की युद्ध कला को अभी विकसित करना व्यावहारिक नहीं है। हालांकि मैं अब अपनी वास्तविक ऊर्जा को बाह्य रूप से प्रकट कर सकता हूं और सामान्य वास्तविक ऊर्जा क्षेत्र के साधकों से बहुत अलग नहीं हूं, फिर भी इस रहस्य को दूसरों के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा इससे अनावश्यक परेशानी उत्पन्न होगी। अब एकमात्र उपाय वानवू ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से रास्ता खोजना है। जब तक आपके पास पर्याप्त पैसा है, वानवू ट्रेडिंग कंपनी में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप खरीद न सकें। 8 असाधारण मेरिडियन को खोलने के लिए पैसे लगते हैं। मार्शल आर्ट की तकनीक सीखने के लिए पैसे की जरूरत होती है। 20 दिन बाद प्रतियोगिता में अधिक सुरक्षित रहने के लिए मुझे एक और हथियार की आवश्यकता हो सकती है और जादुई कलाकृतियां खरीदने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। चू जियानक्यू ने पहले कभी इतनी पैसों की कमी महसूस नहीं की थी जितनी अब कर रहा था। फिलहाल पैसा कमाने का एकमात्र तरीका अभी भी ताबीज बनाना ही है। चू जियानक्यू ने ताबीज बनाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह अधिक से अधिक ताबीज बनाता गया, उसकी कुशलता बढ़ती गई। इसके अलावा उसकी उन्नत साधना ने ताबीज बनाने की उसकी गति को 3 गुना बढ़ा दिया। एक ही दिन और रात में उसने कुल 300 शक्तिवर्धक ताबीज बना दिए। प्रथम श्रेणी के शक्तिवर्धक ताबीजों को परिष्कृत करने के साथ साथ चू जियानक्यू उच्च श्रेणी के ताबीजों पर भी शोध कर रहा था। प्रथम श्रेणी का शक्तिवर्धक ताबीज भी प्रथम श्रेणी का ही होता है। भले ही ताबीज का मूल तत्व उच्च गुणवत्ता का हो, लेकिन निम्न श्रेणी का होने के कारण इसका मूल्य सीमित ही रहता है। चू जियानक्यू ने द्वितीय श्रेणी के ताबीजों पर शोध करना शुरू किया। इस बार उन्होंने न केवल द्वितीय श्रेणी के शक्तिवर्धक ताबीजों का अध्ययन किया, बल्कि द्वितीय श्रेणी के अन्य मंत्रों जैसे द्वितीय श्रेणी के बचाव ताबीज, द्वितीय श्रेणी के स्वर्ण ढाल ताबीज और अग्नि विस्फोट ताबीज का भी अध्ययन किया। वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, वह 20 दिनों में होने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की तैयारी भी कर रहा था। ओयांग युआन बहुत ही शक्तिशाली है। मेरी वर्तमान शक्ति के हिसाब से हम दोनों के बीच का अंतर कम नहीं है। उसे हराने के लिए मुझे और भी तरीके अपनाने होंगे। अध्याय 20 लियू तियान्याओ से पुनः मुलाकात। 10 दिन बाद चू जियानक्यू आध्यात्मिक ताबीजों से भरा एक बड़ा थैला लेकर वानवू ट्रेडिंग कंपनी में पहुंचा। मैं चेयरमैन सु को ढूंढ रहा हूं, कृपया उन्हें सूचित कर दीजिए, चू जियानक्यू ने लॉबी में मौजूद एक मैनेजर से कहा। छी बहन, सुनो, ये निकम्मा क्या बकवास कर रहा है? चेयरमैन सु को ढूंढ रहा है। उसे आईने में खुद को देख लेना चाहिए। चेयरमैन सु कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे उसके जैसा घटिया आदमी जब चाहे मिल सके। बगल से एक तिरस्कारपूर्ण और उपहास भरी आवाज आई। चू जियानक्यू ने अपना सिर घुमाया और देखा कि 3 लोग धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे हैं। सबसे आगे चल रहा व्यक्ति लियू तियान्याओ था, जिसने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया था। वह लियू गाओयांग था, जिसे उसने लगभग अपाहिज कर दिया था, और उसके साथ लगभग 15 या 16 वर्ष की एक लड़की ओयांग युआन की छोटी बहन ओयांग लैन थी। चू जियानक्यू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लियू तियान्याओ यहाँ होगा। पीले वस्त्रों में उस आकृति को फिर से देखकर चू जियानक्यू को पिछले 3 वर्षों की कुछ कुछ यादें ताजा हो गईं और उसका हृदय कड़वाहट और दुहक से भर गया। लेकिन अंत में वे सभी खूबसूरत दृश्य चांदनी रात में उसके दांटियन पर किए गए निर्मम प्रहार में बदल गए। चू जियानक्यू के दिल में पनपी कड़वाहट पल भर में असीम घृणा में बदल गई, जिससे वह मिश्रित भावनाओं से अभिभूत हो गया। लियू तियान्याओ। चू जियानक्यू ने धीरे धीरे ये 3 शब्द कहे, एक ऐसा नाम जो जब भी वह इसके बारे में सोचता था तो उसे अपार आनंद देता था, लेकिन अब जैसे ही उसने उन्हें बोला, वे शब्द एक जबरदस्त भार लिए हुए प्रतीत हुए। पिछले 20 दिनों से वह लगातार इस बारे में सोच रहा था कि जब वह लियू तियान्याओ को फिर से देखेगा तो इस खून के बदले का बदला कैसे लेगा, इस कुतिया को उसके कृत्यों की खूनी कीमत कैसे चुकानी पड़ेगी और उसे उस रात उसके साथ किए गए कृत्य पर पछतावा कैसे होगा। लेकिन जब वे वास्तव में मिले तो वह जो भी अपशब्द और गालियां देना चाहता था, वे सब घटकर सिर्फ इन 3 छोटे शब्दों में सिमट गए। लियू तियान्याओ ने कभी नहीं सोचा था कि वह चू जियानक्यू को फिर से देखेगी। उसने तो यही सोचा था कि इस जीवन में उन दोनों का फिर कभी आमना सामना नहीं होगा और चू जियानक्यू अपना शेष जीवन दुख में ही व्यतीत करेगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं,
लियू तियान्याओ ने चू जियानक्यू को उदासीनता से देखते हुए कहा, जब तुम इतनी मुश्किल से बच गए हो तो तुम्हें इसे संजो कर रखना चाहिए और चुपचाप रहना चाहिए, न कि हर जगह दिखावा करके मेरा ध्यान खींचने की कोशिश करनी चाहिए। हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, फिर भी तुम ऐसे अवास्तविक भ्रम पाल रहे हो। इस तरह दिखावा करना वाकई हास्यास्पद है। क्या तुम मेरा ध्यान खींचने और दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो? तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। ओयांग युआन जैसे किसी व्यक्ति को ही तुम्हारे जैसी चालाक और अय्याश लड़की दुर्लभ लगेगी, चू जियानक्यू ने बेपरवाही से कहा। लियू तियान्याओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चू जियानक्यू ने उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो? लियू तियान्याओ क्रोध से दहाड़ी। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसका पूरा शरीर हत्या की मंशा से भरा हुआ था। तुम चू उपनाम वाले, तुमने क्या कहा? ओयांग लैन गुस्से से चिल्लाई। चू जियानक्यू ने अभी अभी अपने भाई ओयांग युआन का भी अपमान किया था। अब तुम सिर्फ खोखले वादे कर सकते हो। तुम कचरे के सिवा कुछ नहीं हो, सुअर या कुत्ते से भी बदतर। तुम ओयांग युआन का सम्मान करने के भी लायक नहीं हो। चेयरमैन सु से मिलना तो दूर की बात है। तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तुम जैसे मामूली शरीर परिष्करण क्षेत्र के निकम्मे, लियू तियान्याओ ने तिरस्कार और उपहास से भरे शब्दों में कहा। हालांकि वह चू जियानक्यू के टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी, लेकिन वानवू व्यापारी संघ के भीतर वह हिंसा का सहारा नहीं ले सकती थी। युवा स्वामी चू, आप आ गए। बगल से एक मधुर कोमल आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो एक सुडौल काया वाली महिला बड़ी ही शालीनता से उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। उसका परिपक्व और आकर्षक चेहरा मोहक आकर्षण बिखेर रहा था और उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखें हर मुस्कान और तेवर से किसी की भी आत्मा को चुरा सकती थीं। ये सु यानशियांग हैं, जो तियानशुई काउंटी में वानवू ट्रेडिंग कंपनी की शाखा प्रबंधक हैं। इस समय वह नीली पोशाक पहने एक गोरी खूबसूरत युवती के बगल में खड़ी हैं। चू जियानक्यू उन दोनों को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सु यानशियान खुद उनसे मिलने बाहर आएगी। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि शिया युहुआंग भी वहां मौजूद थी और सु यानशियांग के साथ ही बाहर भागी थी। चू जियानक्यू ने सु यानजियांग को प्रणाम किया और कहा, राष्ट्रपति सु। सु यानशियांग ने मुस्कुराते हुए झट से हाथ हिलाया और कहा, युवा स्वामी चू, आप बहुत दयालु हैं। उनके शब्द स्नेह से भरे हुए थे। चू जियानक्यू ने फिर जिया युहुआंग की ओर देखा। मिस जिया भी यहाँ हैं। शिया युहुआंग ने अस्पष्ट रूप से हम्म कहा। उसने सुना था कि चू जियानक्यू एक महिला के साथ है और जिज्ञासावश सु यानशियांग के साथ बाहर भागी थी, लेकिन वास्तविकता उसकी कल्पना से कुछ अलग निकली। चू जियानक्यू और पीले कपड़े वाली लड़की प्रेमी नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई गहरी दुश्मनी है। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले कि वह इस कारण से भाग गई थी। जब लियू तियान्याओ और अन्य लोगों ने सु यानशियांग और चू जियानक्यू के गर्मजोशी भरे और दोस्ताना व्यवहार को देखा तो उन्हें तुरंत अपने चेहरों पर जलन महसूस हुई, मानो उन्हें जोर से थप्पड़ मारा गया हो। मैंने अभी कहा था कि चू जियानक्यू सु यानशियांग से मिलने के योग्य नहीं थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आई और ऐसा लगता है कि दोनों के बीच काफी करीबी रिश्ता है। और तो और सु यानशियांग के बगल में नीले रंग का चोला पहने वो लड़की कौन है? सु यानशियांग भी उसके साथ इतना सम्मान से पेश आती है और वो अपने शब्दों और कामों में अपनी सीमाएं पार करने की हिम्मत नहीं करती। चू जियानक्यू को इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत से कब से जान पहचान हो गई। इसके अलावा हरे रंग की पोशाक पहने लड़की की सुंदरता ने उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस कराई। सु यानशियांग मुस्कुराई और इशारा करते हुए बोली, युवा स्वामी चू, कृपया अंदर आइए। लेकिन उसने लियू तियान्याओ की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। हालांकि लियू तियान्याओ लियू परिवार की बेटी है, लेकिन उसकी नजरों में वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तक कि अगर लियू परिवार का मुखिया भी आ जाए तो भी वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। अगर तियानशुई काउंटी का राज्यपाल आए तो शायद वह ज्यादा योग्य होगा। चू जियानक्यू के प्रति उसका उत्साह उसकी हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि पूरी तरह से जिया युहुआंग की वजह से था। स्वाभाविक रूप से वह चेयरमैन जिया की बेटी द्वारा सम्मानित व्यक्ति को कम नहीं आंक सकती थी। चू जियानक्यू ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, फिर सु यानजियांग और जिया युहुआंग के पीछे चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने शांत भाव से लियू तियान्याओ की ओर देखा और उदासीनता से कहा, लियू तियान्याओ, जो कर्ज तुम पर मेरा है, जो खून तुम्हारी रगों में बहता है, मैं वह सब तुमसे एक एक करके देर सवेर वसूल लूंगा। इतना कहकर वह सु यानशियांग और शिया युहुआंग के साथ चला गया। लियू तियान्याओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह कांप उठी।
उसने पहले कभी इस तरह का अपमान नहीं सहा था। लेकिन चू जियानक्यू की खौफनाक शांत निगाहों और जाने से पहले कहे गए ठंडे शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। अगर चू जियानक्यू ने ये बातें आज से पहले कही होती तो उसे हंसी आती। कल ही वह आधिकारिक तौर पर क्रूची दायरे में प्रवेश कर चुकी थी और चू जियानक्यू, जो शरीर परिष्करण दायरे में एक मामूली चींटी जैसा है, उसे धमकाने की हिम्मत कर रहा था। यह सरासर अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकना था। लेकिन जो कुछ उसने अभी देखा था और चू जियानक्यू के साथ हाल ही में घटी अविश्वसनीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे लगा कि चू जियानक्यू के शब्द केवल खोखले वादे नहीं हो सकते हैं। उसका टूटा हुआ दांतियान ठीक हो गया और वह रातों रात ताबीजों का उस्ताद बन गया। उसने एक ऐसा उच्च श्रेणी का ताबीज कोर भी तैयार किया जिसे तियानशुई काउंटी में कोई भी तैयार नहीं कर सकता था। उसने सुयानशियाम जैसे प्रभावशाली व्यक्ति से भी संबंध स्थापित कर लिए। इन सब बातों ने चू जियानक्यू को रहस्य के अथाह पर्दे में छिपा दिया। लियू तियान्याओ को अचानक महसूस हुआ कि पिछले 3 वर्षों में वह चू परिवार के इस युवक को कभी भी सही मायने में समझ नहीं पाई थी। हालांकि लियू तियान्याओ तुरंत शांत हो गई, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। भला अगर वह इतना हंगामा कर भी पाई तो क्या हुआ? असीम शक्ति के सामने उसकी सारी योजनाएं और चालें व्यर्थ थीं। एक साधारण शरीर परिष्करण स्तर की साधिका भला कितनी मुसीबत खड़ी कर सकती है?